जी। हाँ जी, स्वागत है सभी का इस पढ़ने और पढ़ाने की महफिल में। वर्ड जो मैप दिखाई दे पा रहा होगा, है ना। दक्षिण अमेरिका की जब बात करें, हमने जो महाद्वीपों की सीरीज स्टार्ट की उसमें हमने उत्तरी अमेरिका कर लिया। आज हम दक्षिण अमेरिका की बात करेंगे। हमने उत्तरी अमेरिका के बारे में हमने मैक्सिको की खाड़ी देखी थी, हडसन की खाड़ी देखी थी, फ्लोरिडा प्रायद्वीप देखा था। उसी के साथ हमने अटलांटिक महासागर वाला क्षेत्र भी देखा, वहीं पर प्रशांत महासागर, और इन सभी चीजों के बारे में रैंडमली हमने सारी चर्चा कर ली। उसी के बाद हम बात करते हैं आज दक्षिण अमेरिका की, साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका का आपको मैप दिखाई दे रहा होगा। ज्यादा चीज टाइम ना लेते हुए मैं आपको बताता हूँ कि साउथ अमेरिका जो आपको मैप दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही अच्छा शानदार मैप आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो जैसे आप देखोगे तो ये पूरा पूरा साउथ अमेरिका है, और आपको यहाँ देखो, यहाँ पर कटी छटी भूमि पाई जा रही है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो साउथ अमेरिका के अंदर सबसे बड़ी बात तो ये रहती है कि साउथ अमेरिका जो है विश्व के अंदर चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता है। आर्य भाषा में क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा चौथा महाद्वीप के अंदर आता है, और जनसंख्या के आधार पर तीसरा आता है आर्य भाषा में। अब हम बात करते हैं, जब महाद्वीपों की जब बात स्टार्ट हो चुकी है, तो महाद्वीपों के अंदर सबसे पहली बात हम देखते हैं कि जो साउथ अमेरिका है वो किसका हिस्सा रहा है। तो जब हम बात करते हैं साउथ अमेरिका की, तो साउथ अमेरिका जो हिस्सा रहा है वो किसका रहा है, तो हम सभी जानते हैं कि उसका गोंडवाना लैंड का हिस्सा रहा है। और हम देखते हैं ये उत्तर पश्चिम की ओर, जहाँ की ये पश्चिम दिशा की ओर गमन करने के कारण अटलांटिक महासागर का निर्माण हुआ था। वहीं पर अगर हम बात करें साउथ अमेरिका की, तो साउथ अमेरिका के अंदर जब हम बात करते हैं साउथ अमेरिका की, जब साउथ अमेरिका की बात आती है तो सबसे पहले हम बात इसके बारे में लिखेंगे, यह चौथा सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर बड़ा महाद्वीप है। तो महाद्वीप के आधार पर अगर महाद्वीपों में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है ये, अरे बस चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अरे जी बस में अब हम बात करते हैं इस महाद्वीप की इंपॉर्टेंस के बारे में। जो ये महाद्वीप है ये उत्तरी अमेरिका से अलग होता है, जबकि ये जुड़ा हुआ था, लेकिन ये उत्तरी अमेरिका से अलग कैसे होता है, तो ये पनामा नहर के कारण, ये भी हम जानते हैं कि यह पनामा नहर के कारण अलग होता है। पनामा नहर के कारण, जो पनामा नहर है वो इसे उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। याद रखना ये चीज, उत्तरी अमेरिका से अलग करती है, उत्तरी अमेरिका से। आरी बात समझ में। तो पनामा नहर जो उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। अगर पनामा नहर की बात करें तो इसका निर्माण जो है 1914 के अंदर किया गया था। आरी जी बात समझ में। तो इसका निर्माण कब किया गया, 1914 के अंदर इसका निर्माण किया गया था। किसका जी, पनामा नहर का। और पनामा नहर के द्वारा इसे सेपरेट किया जाता है, किसके द्वारा, उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से। आप देखेंगे इसके इस साइड में आपको यहाँ पर कैरेबियन सी देखा था आपने, वहीं पर इसके इस साइड में आप देखोगे प्रशांत महासागर, तो वहीं इसकी साइड में अटलांटिक महासागर का क्षेत्र दिखाई देता है। आर्य जी बात समझ में। जब हम बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका के अंदर, तो दक्षिणी अमेरिका का थोड़ा सा हम पॉलिटिकल मैप देखें अगर, तो ये पॉलिटिकल मैप आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें टोटल देशों की जो संख्या रहती है वो कितनी है जी, 13 देश है। आर्य बात समझ में। कितने देश इसके अंदर, 13 है। जब आप देखोगे सबसे बड़ा देश आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सबसे बड़ा जो देश दिखाई दे रहा है इसका नाम है जी ब्राजील। क्या कहेंगे इसे, इसे कहेंगे जी ब्राजील। आर्य बात समझ में। ये आपका है जी ब्राजील, ठीक है जी। ब्राजील के बाद जब हम बात करते हैं अलग देशों को औरों के अंदर, तो ये आपका ब्राजील रहा। ब्राजील के बाद ये आपका कोलंबिया, क्या है जी, कोलंबिया। आरी बात समझ। तो ये आपका क्या है जी, कोलंबिया है। कोलंबिया के बाद आप देखोगे तो यहां पर ये आपका है जी पेरू। कौन सा होगा, पेरू है जी। पेरू के बाद ये आपका अर्जेंटीना है। आरी बात समझ, ये आपका अर्जेंटीना है। वहीं पर अगर बात करें ये आपका बोलिविया है जी, बोलिविया। आरी बात समझ में। ये आपका प्रागवे, ये आपका उरुग्वे। आरी बात समझ में। वहीं पर ये आप जब बात करोगे तो ये आपका जी इक्वाडोर। कौन सा आएगा, ये आपका जी इक्वाडोर। आरी बात समझ। ये आपका इक्वाडोर है। ये आपका कोलंबिया हमने पढ़ लिया, द्वारा लिख देते हैं। अरे जी बस ये आपका कोलंबिया है। तो यहां पर ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका वेनेजुएला है। ये आपका क्या जी, वेनेजुएला है। तो वहीं पर आपका ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका चिली है। कौन सा जी, चिली है, ठीक है जी। सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर हमने देखा है तो ये आपका ब्राजील है। आप देखेंगे ब्राजील को, आप एक चीज सबसे बड़ी बात नोटिस करना कि ब्राजील को क्या है, 2 देशों की सीमा नहीं लगती, बाकी सभी देशों के साथ ब्राजील सीमा बनाता है। एक बार इन कंट्रीज को भरते हैं तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका जी फ्रेंच गयाना। कौन सा जी, फ्रेंच गयाना। आपको बता दूं फ्रेंच गयाना जो है यहाँ पर यूके का, आप सॉरी यूके यूरोपियन यूनियन का जहां सैटेलाइट लॉन्च करने का एरिया माना था, यहाँ पर आपको स्टैंड बनाया गया, सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए स्टैंड बनाया गया। कहां पर, इस फ्रेंच गयाना के अंदर। आपको बताऊंगा क्यों बनाया गया है।
आप छोटा सा रीजन जान लो कि इसके पीछे क्या रीजन है। रीजन ये है कि इक्वेटर का जो क्षेत्र है यहाँ इसके बिल्कुल नजदीक, और इसी इक्वेटर के नजदीक होने की वजह से ही यहाँ पे ये बनाया गया, ताकि जब रॉकेट अगर जब यहाँ से निकलती है तो उसके बाद क्या हो, यहाँ पर पृथ्वी का सबसे अधिक घूर्णन देखने को मिलता है। दूसरा चीज, जब भी अगर मान के चलो अगर यहाँ से कोई चीज सैटेलाइट लॉन्च किया है और उसके कारण अगर वो खराब हो जाता है तो उसकी वजह से जब कल को अगर वो जो उसका जो मलबा है वो आके गिरे तो वो सागरों के अंदर आके गिरे, इसलिए इस क्षेत्र को ज्यादा चुना गया है और ये ऊंचाई पर है। दूसरी चीज आप देखोगे फ्रेंच गयाना के पास जो आगे वाला जो क्षेत्र है इसके बाद ये है आपका सूरीनामा। कौन सा जी? सूरीनामा। आ रही बात समझ? ये आपका सूरीनामा है और इसे बोलते हैं गयाना। क्या बोलेंगे जी? गयाना। आ रही बात समझ? ये आपका है गयाना। ठीक है जी। तो ये सारे आप देश देख चुके हो। ये उरुग्वे आपका ब्राजील हो गया, कोलंबिया का इक्वेटर और वेनेजुएला, उसके बाद आप ये सारी कंट्री देख रहे होंगे। ये टोटल जो संख्या देशों की, तो याद रखना ये टोटल जो संख्या रहती है देशों की कितनी है, तो टोटल जो संख्या रहेगी वो कितनी है जी देशों की, तो टोटल संख्या आपको याद रखना ये 13 देश है। कितनी है जी? 13 देश है। आ रही बस में 13 देश संख्या है। उसी के आधार पर आप देखोगे 13 देशों के अंदर आप देखोगे कि ब्राजील के साथ 11 देश सीमा बनाते हैं। 11 देश सीमा बनाते हैं। 2 ऐसे देश कौन से हैं जो सीमा नहीं बनाते? अगर मैं 2 ऐसे देशों की बात करूं जो ब्राजील के साथ सीमा नहीं बनाते, तो उसके अंदर आप देखोगे ये आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि आपको ये चिली जो है ये आपका सीमा नहीं बनाता, चिली कहीं पर भी सीमा नहीं बनाता, दिखाई दे रहा होगा आपको, है ना। तो उसके बाद अगर और आप देखोगे एक देश, तो ये आपका जी इक्वेटर और इक्वाडोर। आ रही बात समझ? तो चिली और इक्वाडोर जो है वो सीमा नहीं बनाते। आप लिख सकते हो चिली और इक्वाडोर, चिली और इक्वाडोर सीमा नहीं बनाते। इक्वाडोर सीमा नहीं बनाते। अरे बस हम, तो ये चीज आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। कई बार ये सवाल आपसे पूछा भी जाता है कि चिली और इक्वाडोर किसके साथ सीमा नहीं बनाते? ब्राजील के साथ। बाकी ब्राजील के साथ सारे देश सीमा बनाते हैं। आपको बता दूं इसके अंदर 2 ऐसे देश है जो लैंडलॉक कंट्री है, 2 ऐसे भी देश है जो क्या है लैंडलॉक है। तो ये भी आपको देखना, लैंडलॉक की जब बात आती है तो आप देखो बोलिविया के किसी भी समुद्र के साथ सीमा नहीं लगती। दूसरा आप देखो बोलिविया के बाद आपको एक देश और दिखेगा जिसका नाम है जी प्रागवे। आ रही बात समझे? प्रागवे की क्या किसी के साथ सीमा नहीं लगती। आ रही जी बात समझे? तो ये भी आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि प्रागवे पे क्या जी किसी की सीमा नहीं लगती, प्रागवे की भी। ठीक है जी। प्रागवे भी क्या है किसी के साथ सीमा नहीं बनाता। तो आपको ऐसे याद रखना 2 ऐसे देश जो लैंडलॉक है, लैंडलॉक कंट्री की जब भी बात आती है, लैंडलॉक देश की जब भी बात आई तो लैंडलॉक ऐसे 2 देश है इसके अंदर। ऐसे कौन कौन सी है? तो आपको पहला नाम याद रखना है जी, पहला जो आपको नाम याद रखना है वो आपका है जी बोलिविया। कौन सा रहेगा जी? बोलिविया है। और दूसरा आपको नाम याद रखना है बोलिविया का, दूसरा आपका रहेगा जी प्रागवे। आरी बस 2 ऐसे देश है जो क्या सीमा नहीं बनाते। किसके साथ है? 2 पानी के साथ सीमा नहीं बनाते, 2 ऐसे लैंडलॉक कंट्री है। आपसे पूछ लीजिए कि सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो याद रखना ब्राजील जो है सबसे बड़ा देश है। आपको याद रखना है ब्राजील जो है सबसे बड़ा देश है, लैंडलॉक कंट्री में सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश है किसमें? लैंडलॉक कंट्री के अंदर। तो आपको ये चीज भी याद रखनी है। तो कई बार आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि सबसे बड़ा देश कौन सा है लैंडलॉक कंट्री के अंदर? दक्षिण अमेरिका का। तो याद रखना ये आपको ब्राजील जी, बोलिविया जी है तो सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है किसका? दक्षिण अमेरिका का। आ रही जी बात समझ? यहां तक चीजें आप लोगों को क्लियर हो पा रही होगी भाई, है ना। आगे चलते हैं। जब आप देखोगे जो दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका का दक्षिणतम तट देखोगे ये आपको ऐसे टूटा फूटा दिखाई देगा, ऐसे फोल्ड पड़े हुए दिखाई देंगे। इसे क्या बोलते हैं? फीड तट के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलकर पढ़ेंगे हम। इसके बाद हम देखेंगे अगर इसका फिजिकल मैप देखेंगे तो ये आपको इसका फिजिकल मैप दिखाई दे रहा होगा, है ना। ये आपको फिजिकल इसका मैप दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो इसके बाद हम बात करते हैं आगे चलकर कि दक्षिणी अमेरिका के अंदर, दक्षिणी अमेरिका से सबसे पहले हम एक दो चीज जानेंगे। वो क्या है? आपकी सबसे पहले हम देखने को मिलेगा आपको, जब भी हम बात करते हैं किसी भी आप कॉन्टिनेंट की अगर बात करें तो कॉन्टिनेंट की जब भी बात करें तो आपको ये 2 चीज बता दूं। जो दक्षिण अमेरिका है उस पर 3 चीजों पर बात करेंगे। फिजिकल फीचर्स पर हम बात करें दक्षिण अमेरिका के, तो फिजिकली फीचर जो है, फिजिकल फीचर्स की अगर बात करूं मैं, फिजिकल फीचर्स के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे आपका जो पश्चिमी क्षेत्र है उसे बोलते हैं वेस्टर्न कोस्टल रीजन या वेस्टर्न कॉर्डिलेरा रीजन बोलते हैं। वेस्टर्न कॉर्डिलेरा इस तरह कहा जाता है। ठीक है जी। जो बीच वाला भाग है इसे मिडिल लोवेलिस्ट या मिडिल आप बोल सकते हो। मिडिल लैंड क्षेत्र भी के नाम से भी जाना जाता है। वहीं पर जो पूर्वी भाग में आपको दिखाई देगा मिडिल लैंड के बाद जो आपका जो इसके बाद दिखाई देगा आपको, तो ये आपको याद रखना है ईस्टर्न हाईलैंड के नाम से भी जाना जाता है इसे, ईस्टर्न हाईलैंड।
आ रही बात समझ? तो ईस्टर्न हाईलैंड। आ रही जी बात समझ? मिडिल लैंड हो गया, वेस्ट कॉर्डिलेरा रीजन हो गया, उसके बाद ईस्टर्न हाईलैंड के नाम से भी इसे जाना चाहिए। पूर्वी उच्च भूमि आप लिख सकते हो इसे, पूर्वी उच्च भूमि। आ रही बात समझ? इसे लिख दो पूर्वी उच्च भूमि, पूर्वी उच्च भूमि। आ रही बात समझ? और मध्य भाग, मध्य भूभाग, मध्य भूभाग, और वहीं पे इसे बोल सकते हो पश्चिमी कार्डिलेरा। अरे बस पश्चिमी कार्डिलेरा के नाम से इसे जाना जाता है। इस तरीके से इसमें अब हम डिवीजन किया है और उस पर चर्चा करेंगे अपन। अरे बात सुन में, जब हम महाद्वीपों की चर्चा करते हैं ना, सबसे पहले हमारे दिमाग में एक चीज आएगी कि जब भी हम महाद्वीपों की चर्चा करते हैं तो महाद्वीपों की जब भी बात आएगी आपके सामने, तो महाद्वीपों की जब भी बात आएगी तो एक चीज आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि महाद्वीपों पर जब भी चर्चा करेंगे अपन, तो अगर मैं बात करूं इसके ऊपर, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे अपन, किसकी क्षेत्र के अंदर इस तरीके से आप बोल सकते हो इसको डिवाइड किया गया है। अरे बस इस तरीके से आप देखो, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। जब हम बात करते हैं इसके अंदर, तो आप देखेंगे कि जो ये वाला क्षेत्र आपका है, कौन सा, ये वाला क्षेत्र, ये आपका महासागर वाला क्षेत्र है, ये आपका अटलांटिक महासागर वाला क्षेत्र है। अरे जी बात सुन में, ये आपका पूरा पूरा के अटलांटिक महासागर वाला क्षेत्र है। वहीं पर आप देखोगे ये क्षेत्र आपका, ये आपका प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र है। अरे बस आप लोग जानते होंगे कि आपने कभी सुना भी होगा कि पूर्वी जो व्यापारिक पौने चलते हैं, व्यापारिक पौने चलते हैं, या फिर आप देखेंगे कि जो ये हिस्सा है, कभी भी महाद्वीपों के पूर्वी भाग में देखोगे तो महाद्वीपों के पूर्वी भाग में सबसे अधिक आपको घने वन मिलेंगे आपको। अरे बस हमने महाद्वीपों के पूर्वी भाग में आपको जो वनों की जो डेंसिटी है वो सबसे अधिक देखने को मिलेगी। आप सबसे अधिक जो वन देखने को मिलेंगे आपको वनों के जो महाद्वीपों के पूर्वी भाग में सबसे अधिक देखने को मिलेंगे। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है, जब आप देखोगे इसके बड़ा सबसे बड़ा जो रीजन रहता है, ये इसका रीजन ये रहता है कि जब यहां से चलने वाली जो व्यापारिक पवनें होती है, जो ये व्यापारिक पवनें होती है, जब भी पवनें आती है तो ये समुद्र वाले क्षेत्रों से क्या होती है, अपना जलवाष्प ग्रहण करती है। क्या कहते हैं, जलवाष्प ग्रहण करती है। और जब ये जलवाष्प इन क्षेत्रों से ग्रहण करती है, जो पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं, या बोल सकते हो जिससे समुद्र पूर्वी भाग से आने वाली जितनी भी हवा है, जो ये जलवाष्प ग्रहण करती है, तो आप सभी जानते हो जो वर्षा सबसे अधिक करेगी, जो सबसे अधिक जो वर्षा करेगी वो किन क्षेत्रों में करेगी, तो इन क्षेत्रों में सबसे अधिक आपको ये वर्षा करने को मिलेगा। अरे बात सुन, इन क्षेत्रों में सबसे अधिक वर्षा करने को मिलेगा। वहीं पर जब ये पवनें यहां तक पहुंचेगी, यहां तक आते आते जब ये पवनें क्या होगी, आपके पश्चिमी की ओर जाएगी, तो पश्चिमी क्षेत्रों में जब आती है ये पवनें, तो यहां तक पहुंचेगी, तो यहां तक आते आते क्या हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी। यहां तक आते आते क्या हो जाएगी, ये पवनें शुष्क हो जाएगी। जब ये पवन शुष्क हो जाती है और यहां से जब आती है तो यहां पर अधिक वर्षा करती है। जिन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होगी वहां पर आपको घने जंगल जो आपको दिखाई देंगे, या घने वन दिखाई देंगे। सबसे अधिक डेंसिटी आपकी जो फॉरेस्ट की वो कहां दिखाई देगी, आपको पूर्वी भाग में दिखाई देगी। उसके बाद अगर जब आप देखोगे, अगर बीच वाले भाग में अगर बात करें, तो बीच वाले भाग में आपको पर्णपाती वन देखने को मिलेंगे। आपको बता दूं, जो पर्णपाती वन जो आपको कहां देखने को मिलेंगे, तो जो बीच वाले भाग है उसके अंदर आपको पर्णपाती वन देखने को मिलेंगे। आपको छोटे छोटे रीजन के अंदर क्या होगा, आपको वन देखने को मिलेंगे। आ रही बात समझ, पर्णपाती वन जो देखने को मिलेंगे वो बीच वाले भाग में, और यहीं पर आपको सबसे अधिक घास भी देखने को मिलेगी। क्या दिखेगी, आपको घास भी देखने को मिलेगी। आ रही बात समझ, इन क्षेत्रों में आपको घास भी देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आगे हवा चलती जाएगी और वर्षा की मात्रा में क्या होती जाएगी जी, कमी होती जाएगी। तो जैसे वर्षा की मात्रा में कमी होगी तो इन क्षेत्रों तक आते आते यहां पर किसका निर्माण हुआ है, आप घास देखोगे सबसे अधिक। तो बीच वाले भाग में आप देखोगे पर्णपाती वन, यहां पर आते आते पश्चिमी भागों तक आते आते यहां पर घास देखेंगे। उसके बाद आपको सबसे अधिक जो मरुस्थल देखने को मिलेंगे वो किन क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे, तो मरुस्थल आपको पश्चिमी भागों में देखने को मिलेंगे। महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में आपको क्या दिखेंगे, मरुस्थल दिखेंगे। अरे जी बात समझ, तो महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में आपको क्या दिखेंगे, महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में आपको मरुस्थल दिखाई देंगे। क्यों होता है ऐसा, क्यों होता है ऐसा, आप सभी जानते हो कि ईस्टर्न साइड से आने वाली जो हवा है वो जलवाष्प लेके आएगी। जब ये जलवाष्प लेके आएगी तो पूर्वी हिस्से पर सबसे अधिक वर्षा करेगी। आ रही बात समझ, जब ये पूर्वी हिस्से पर सबसे अधिक वर्षा करेगी तो पूर्वी हिस्से पर वर्षा करने के साथ साथ क्या होगा, यहाँ पर वर्षा अधिक होगी तो इसके कारण यहाँ पर घने जंगल और घने वन दिखाई देंगे। जैसे ये आगे चलेगी तो आगे जाते जाते क्या होती है, शुष्क होती जाएगी। आ रही बात समझ, जैसे क्या होगा, आप स्टार्टिंग में जब वर्षा करेगी तो पानी ज्यादा होगा, तो पानी ज्यादा वर्षा करेगी और इन क्षेत्रों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा मिल जाएगी आपको। जब मिडल वाला जो पार्ट है इसमें
इसमें जब आएगी ये, तो यहां तक आते आते ये क्या हो जाएगी, शुष्क हो जाएगी, और इसमें वर्षा क्या होगी, कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इन क्षेत्रों तक पहुंचे पहुंचे क्या होगी, अंतिम रूप से जहां तक पहुंचेगी तो यहां तक क्या हो जाएगी, इसकी वर्षा बिल्कुल ही कम हो जाएगी। तो जब यहां तक पहुंचे तो वर्षा कम, तो यहाँ पर पर्णपाती दिखेंगे, और पर्णपाती वन के बाद आगे चलोगे तो आपको घास के मैदान दिखाई देंगे, और उसके बाद अंतिम रूप से आपको मरुस्थल दिखाई देंगे। और इन मरुस्थलीय क्षेत्रों के पास यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, कंटीली झाड़ियां और कंटीले वन दिखाई देंगे। तो मरुस्थलीय वनस्पति आपको इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। तो आप कभी देखना, कभी भी आप एनालाइज करना, विश्व के सारे मरुस्थल आपको पश्चिमी भागों में देखने को मिलेंगे। दूसरी चीज आप देखो, अधिकतर जो वनस्पति कंटीली जो वनस्पतियां आपको दिखाई देगी वो कहां पर दिखाई देगी, आपको पश्चिमी क्षेत्रों में दिखाई देगी। और सबसे अधिक घने जो जंगल दिखाई देंगे आपको पूर्वी भागों में दिखाई देंगे। सपोज दैट आप इंडिया की अगर बात करो तो ईस्टर्न साइड में देखो तो सबसे अधिक जंगल दिखाई देंगे आपको ईस्टर्न साइड में। वहीं पर पश्चिमी भाग में देखो तो थार मरुस्थल दिखाई देता है जो राजस्थान के अंदर है। आ रही बात समझ। सेम वैसे ही आप दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी भाग में देखोगे तो दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी भाग में अमेजन जैसे जंगल जो है, सदाबहार वनस्पतियां आपको देखने को मिलेगी। वहीं पर आप जब पश्चिमी भागों तक आओगे तो वहां पर पर्णपाती वन, और पर्णपाती वन के बाद आपको घास के मैदान देखने को ज्यादा मिलेंगे। आ रही जी बात समझ। यहां तक कोई भी किंतु परंतु? आ रही जी बात समझ में? सभी को आ रही बात समझ में? देखिए जब हम बात करते हैं इस तरीके से तो आप ये देखोगे तो यहां पर आपको घने जंगल दिखाई, घने आपको वन दिखाई देंगे। तो इन क्षेत्रों में क्या पाया जाएगा, आपको सदाबहार वन दिखाई देंगे। सदाबहार जो वन आपको दिखाई देंगे वो कहां दिखाई देंगे, तो सदाबहार वन आपको हमेशा पूर्वी भागों में ज्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि वर्षा की मात्रा ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर 200 सेंटीमीटर तक जो वर्षा है, 200 सेंटीमीटर से अधिक आपको वर्षा देखने को मिलेगी। इसीलिए यहाँ पर सदाबहार वनों का विकास देखने को मिलता है। आर्य जी बात समझ में? आप हमेशा याद रखना जो व्यापारिक पवनें क्या होती है, आप इसको कैसे समझ सकते हो। जब हम व्यापारिक पवनों की बात करते हैं तो व्यापारिक पवनों को एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हो, जब भी आप व्यापारिक पवनों की बात करोगे तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। जब भी हम बात करें व्यापारिक पवनों की तो आप सभी जानते हो कि ये क्षेत्र जो आपका रहता है, जो बीच वाला जो भाग रहता है वो आपका है इक्वेटर। ये आपका क्या जी, इक्वेटर है। इक्वेटर के बाद ये क्षेत्र आपका रहता है कर्क रेखा का, और वहीं पर ये क्षेत्र रहता है आपका मकर रेखा का। आ रही बात समझ में? ये आपका क्या है जी, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जो आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये आपकी 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा रहती है उत्तर की ओर, और ये आपकी 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा रहती है जी दक्षिण की ओर। आ रही बात समझ में? जब आप देखोगे इस क्षेत्र से आपका जी ये क्या आपका पूर्वी हिस्सा है, क्या जी, ये आपका है पूर्वी हिस्सा, और जबकि ये आपका क्या है जी पश्चिमी हिस्सा। आ रही बात समझ में? वो आपका पूर्वी हिस्सा, तो ये आपका क्या है जी पश्चिमी हिस्सा है। आप देखोगे जो व्यापारिक पवनें हमेशा चलती है, जो व्यापारिक पवनों की जो गति रहती है वो व्यापारिक पवनें हमेशा क्या होगी, पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। आ रही बात समझ में? इस तरीके से व्यापारिक पवनें चलती है ना, किस तरीके से आपको व्यापारिक पवनें चलेगी। आ रही बात समझ में? तो इन क्षेत्रों में वहीं पर आप देखोगे इस तरीके से व्यापारिक पवनें चलती आपको दिखाई देगी। तो कई बार आपसे सवाल पूछाता है कि व्यापारिक पवनों की जो दिशा होती है वो किस तरीके से होती है। तो याद रखना आपको, व्यापारिक पवनों की जो दिशा रहती है आपकी, व्यापारिक पवनों के उत्तरी गोलार्ध में जो दिशा रहती है वो क्या रहती है, उत्तर पूर्व से। आरी बस में व्यापारिक पवनों की जो दिशा रहती है वो क्या होती है, उत्तर पूर्व से। आरी बस में ये आपकी रहेगी जी उत्तर पूर्व से, उत्तर पूर्व से, है ना। वहीं पर आप देखोगे तो यहां से आपकी रहेगी दक्षिणी पूर्व से। आरी बस में क्या होगा, दक्षिणी पूर्व से इसकी व्यापारिक पवनों की दिशा रही, किसकी ओर चलती है, इक्वेटर की ओर चलती है। आरी जी बस में यहां तक चीजें आप लोगों को क्लियर हो पा रही होगी। जब मैं आपको क्लाइमेटोलॉजी वाला टॉपिक कराऊंगा स्पेसिफिक रूप से, जब हम बात करेंगे वायुमंडल वाले क्षेत्रों पर, तब हम आपको और भी चीजें बताऊंगा कि व्यापारिक पवनें कैसे बनती है, कैसे चलता है, किस तरीके से लो प्रेशर बनता है, किन क्षेत्रों में ज्यादा वो रहता है। तो आप देखोगे विषुवत रेखीय क्षेत्रों में सबसे अधिक तापमान देखने को मिलता है। जैसे अगर सपोज दैट की हम बात करें, अगर हम बात कर लें कि महाद्वीपों की, अगर सपोज दैट कि ये आपके महाद्वीप है, आगे मान के चलो कि ये आपके महाद्वीप दिखाई दे रहे होंगे, और इन महाद्वीपों की अगर मैं बात करूं तो बीच वाले भाग से आप देखोगे इक्वेटर है, तो ये आपका 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, यहां पर वर्ष के अंदर सबसे अधिक तापमान रहता है, यहां पर सबसे अधिक तापमान रहता है इन क्षेत्रों में। और इन क्षेत्रों में सबसे अधिक आप देखोगे तापमान ज्यादा है, तो इन क्षेत्रों में तापमान जहां ज्यादा होगा तो वहां पर क्या होगा, लो प्रेशर बनेगा। क्या बनेगा जी, इन क्षेत्रों में सबसे अधिक लो प्रेशर देखने को मिलता है। अरी बात में इन क्षेत्रों में सबसे अधिक लो प्रेशर। तो पहली स्टेटमेंट तो आपकी ये होगी कि विषुवत रेखीय क्षेत्रों में सबसे अधिक तापमान है, तो इसके कारण यहाँ पर क्या बनता है, लो प्रेशर। क्यों बनता है लो प्रेशर, क्यों होता है क्या लो प्रेशर? इसलिए बनता है कि जब इन क्षेत्रों में क्या होता है कि तापमान बढ़ता है तो भूभाग भी आपका गर्म होना स्टार्ट कर देता है। जब ये भूभाग गर्म होता है तो इसके सरफेस के टच में आने वाली हवा भी क्या हो जाती है जी, गर्म होगी। और गर्म हवा हमेशा क्या होती है, हल्की होती है। हल्की होने के बाद हवा जो आपकी हल्की होकर ऊपर उठना शुरू कर देती है। आ रही है बस में, हल्की होकर ऊपर उठना शुरू करेगी तो यहाँ पर सबसे अधिक वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण अधिक होने के साथ साथ यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा भी होगी, और इस वर्षा को हम बोलते हैं सहवैनीय वर्षा। कन्वेंशनल वेव के कारण ये वर्षा होती है, इसे बोलते हैं हम सहवैनीय वर्षा। आ रही बात में, क्या बोलेंगे, सहवैनीय वर्षा।
रही बात समझ में? तो कई बार ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है जी। तो सवैनीय वर्षा जो होती है वो इन क्षेत्रों में सबसे अधिक आपको देखने को मिलेगी। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर आपकी जो तापमान अधिक बढ़ने के कारण यहाँ पर क्या लो प्रेशर बनेगा, और लो प्रेशर बढ़ने के कारण यहाँ कन्वेंशनल वेव के रूप में आपकी जो हवा ऊपर उठेगी और यहाँ पर सवैनीय वर्षा करेगी। आ रही बात समझ में? ठीक है ना, यहाँ तक चीजें क्लियर हो पा रही होगी आप लोगों को। चलिए हम बात करते हैं महाद्वीपों की ओर, कंटेंट की ओर चलते हैं। जो हमारा काम स्टार्ट किया था हमने उस पर चलते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं महाद्वीपों के अंदर, तो सबसे पहले अगर हम बात करूं तो सबसे पहले आपको अगर देखने को मिलेगा वो क्या चीज देखने को मिलेगी, सबसे अधिक पहले आपको देखने को मिलेगा, हम बात कर लेते हैं वनों की। सबसे अधिक पहले हम बात करेंगे वनों की। आ रही बात समझ में? जब हम बात करते हैं वनों की, तो वनों के अंदर हम बात करते हैं अमेजन वन। अमेजन वन, तो हम बात करते हैं अमेजन वनों की। तो अमेजन वनों की अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये क्षेत्र में आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर थोड़ी सी मैंने डेंसिटी ज्यादा दिखाई है। तो ये आपके सारे क्या है, ये आपके सदाबहार वन है। कौन से जी? सदाबहार वन। सदाबहार वन, और सदाबहार जो वन है इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम अमेजन वन के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं इसे? अमेजन वन के नाम से भी जानते हैं। अमेजन वन के नाम से भी जानते हैं। आरी बस में, और यहाँ पर सबसे अधिक डेंसिटी है, ये वर्षा वन है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, इन्हें क्या कहते हैं, हम वर्षा वन के नाम से भी जानते हैं। आरी बस में इन्हें वर्षा वन के नाम से भी जानते हैं सबसे अधिक, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पूर्वी क्षेत्र से आने वाली व्यापारिक पवनें इन क्षेत्रों में सबसे अधिक वर्षा करेगी। तो यहाँ पर आपको सबसे अधिक डेंसिटी देखने को मिलेगी। कभी आप देखना कि ऊपर से जब फोटो लेते हैं तो आप देखोगे वनों की सिर्फ आपको कैप से दिखाई देगी, छतरियां से दिखाई देगी आपको। वो उसी तरह से आपको सबसे अधिक यहाँ पर सूर्य किरणें ना पहुंच पाने के कारण यहाँ पर आपको क्या है, सिर्फ ऊपर से आपको कैप से लगी दिखाई देगी। तो यहाँ पर सदाबहार वन है। वहीं पर आगे चलोगे तो यहाँ पर आपको ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये आपके पर्णपाती वन है। कौन से जी? पर्णपाती वन है। पर्णपाती वन है। पर्णपाती जो वन है वो कहां दिखाई देंगे आपको, वो आपको पश्चिमी भाग में। इसके कंपैरेटिवली यहां पर आओगे तो यहां पर वर्षा आते आते क्या हो जाएगी जी, वर्षा आते आते आपकी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। आरी बात समझे? वर्षा यहां तक आते आते क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसी कारण इन क्षेत्रों में क्या होगा, यहां पर पर्णपाती वनों का निर्माण होगा और सबसे अधिक आपको 200 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा देखने को मिलेगी, वो पूरी भागों में देखने को मिलेगी। आरी बात समझ में? यहां तक चीजें आप लोगों को क्लियर हो पा रही होगी। आइए हम बात करते हैं अमेजन वनों की कुछ इंपॉर्टेंस की। अगर अमेजन वनों के कुछ इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे अमेजन वनों के अंदर। तो अमेजन वन जो है, अमेजन वन को क्या कहते हैं, तो याद रखना अमेजन वनों को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। अमेजन जो वन है इन्हें पृथ्वी का, अमेजन वनों को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। पृथ्वी का फेफड़े भी कहा जाता है। आरी बात समझ? तो फेफड़े भी कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, अमेजन वनों को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे अधिक सर्वाधिक मात्रा में यहां से ऑक्सीजन जो है मात्रा निकलती है। यहां सबसे अधिक ऑक्सीजन का, वायुमंडल में जो सबसे अधिक जो ऑक्सीजन का सहयोग रहता है वो किसका रहता है, अमेजन वनों का रहता है। कितने परसेंट रहता है, तो याद रखना 21% तक यहाँ पर क्या है, वो ऑक्सीजन का सहयोग रहता है वायुमंडल के अंदर। ये कई बार सवाल आपसे एग्जामिनेशन में पूछा गया है। डायरेक्ट आपसे सवाल पूछेगा कितना प्रतिशत तक जो है अमेजन वनों से ऑक्सीजन रिलीज होती है, तो याद रखना 21% तक ऑक्सीजन यहाँ रिलीज होती है। सबसे अधिक जलवाष्प यहीं से होते हैं। सबसे अधिक जलवाष्प की मात्रा जो है, सबसे अधिक जो जलवाष्प की मात्रा यहीं से होती है। सबसे अधिक जो जलवाष्प जो है, सबसे अधिक जो जलवाष्प जो आपको वह कहां से रिलीज होंगे, जलवाष्प आपके याद रखना सबसे अधिक जलवाष्प जो है वो भी कहां से होंगे, तो आपके अमेजन वनों से होंगे। आरी बात समझ? अमेजन वनों से होगी। आरी बात समझ? यहां तक चीजें आप लोगों को क्लियर हो पा रही होगी, है ना। उसके बाद अगर देखेंगे अपन, जो अमेजन वन है, जलवाष्प देख लिया हमने और इसके इंपॉर्टेंट, जो अमेजन वन है ये घने तो है ही है, इसकी डेंसिटी तो ज्यादा है ही है, इसलिए पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। लेकिन आपको बता दूं इस क्षेत्र के अंदर एक लकड़ी पाई जाती है, इसकी एक लकड़ी और है, इसके अंदर एक वुड पाई जाती है जो सबसे हल्की लकड़ी मानी जाती है और सबसे कठोर और सबसे हल्की है। सबसे हल्की व सबसे कठोर भी मानी जाती है, सबसे हल्की व सबसे कठोर भी मानी जाती है इन वनों के अंदर लकड़ियां। जब आप इसे देखोगे तो जब ये जो लकड़ियां हैं जब ये काटी जाती है, इस वनों से काटी जाती है, तो ये कठोर है तो इसके लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। उसके बाद जब ये लकड़ियों को पानी के ऊपर ये हल्के होने की वजह से क्या ये पानी पर तैरती रहती है। आपको बता दूं जो ताजमहल वाला क्षेत्र है यहाँ पर ऐसी ही लकड़ी का यूज किया गया, तभी तो ये इस पर स्थिर खड़ा है। आरी बस में ऐसी ही लकड़ी का यूज किया गया ताजमहल वाले क्षेत्रों के अंदर। तो ये हल्की है लेकिन यहाँ पर कठोर भी है, दिखाई देगी आपको। तो ये आपके अमेजन के वन थे, आपको सदाबहार वन थे, सबसे अधिक क्षेत्रफल घेर रहा है यहाँ पर। और आप देखोगे इस क्षेत्र से आपकी जो कर्क रेखा और आपकी जो है कर्क रेखा, सॉरी विषुवत रेखा और आपकी कौन सी मकर रेखा दोनों गुजरती है। तो यहाँ से आपकी कौन सी रेखा गुजरी है, तो आपकी याद रखना कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है। वहीं पर आपकी जो मकर रेखा जो है वो भी इसी क्षेत्र से निकलती है। आर्य वास्तव में तो कर्क रेखा और मकर रेखा भी इन्हीं क्षेत्रों से निकलती है।
आ रही बात समझ में? तो दक्षिणी अमेरिका से दोनों रेखाएं निकलती है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें अमेजन वनों की बात, अगर मैं बात करूं तो अमेजन वन आपने देखे तो वहीं पर हम घास के मैदानों के इस बारे में चर्चा कर लेते हैं। कुछ घास के मैदान भी आप लोगों को दिखाई देंगे। अगर इन घास के मैदानों की अगर मैं बात करूं तो ये आपके कुछ घास के मैदान हैं। जैसे आपने अमेजन वन देखे हैं, तो अमेजन वनों के लिए एक चीज और याद रखना, आप लोगों को बता दूं, अमेजन वनों को, जो अमेजन वन वाला क्षेत्र है, इसमें जो घास पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? तो अमेजन वन की जो घास है उसे हम क्या कहेंगे? तो अमेजन वन की घास को हम क्या कहते हैं जी? तो अमेजन वन की घास को हम कहेंगे सेल्वास। किस नाम से जानेंगे? सेल्वास के नाम से जानते हैं, याद रखना ये चीज, सेल्वास कहते हैं, सेल्वास घासिया कहते हैं। आरी भाषा में तो अमेजन वनों में जो घास पाई जाती है उसे क्या कहेंगे? हमें सेल्वास के नाम से जानते हैं। इसे लोकल लैंग्वेज से किस नाम से जानते हैं? सेल्वास के नाम से जानते हैं। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट। अगर घास के मैदानों की अगर चर्चा करें तो आप देखोगे जो ये जो घास के मैदान है, ये आपके ऊपर वाले जो आपको दिखाई दे रहे होंगे, इन्हें बोलते हैं उष्णकटिबंधीय घास। क्या कहेंगे जी? इन्हें हम कहेंगे उष्णकटिबंधीय घास। आरी भाषा में इसे कहेंगे हम उष्णकटिबंधीय घास। उष्णकटिबंधीय घास आरी भाषा में, तो ये आपकी है जी उष्णकटिबंधीय घास। इस घास का नाम है, ये आपके वेनेजुएला देश के अंदर पाई जाती है। और इस घास का जो नाम है वो आपको याद रखना है। इस घास का नाम है जी, वो उसका नाम क्या है? तो आपको याद रखना लानोस। किस घास के नाम से जानते हैं? लानोस के नाम से जानते हैं। आरी भाषा में इसे क्या कहेंगे? लानोस घास। ठीक है ना, लानोस कहते हैं। और ये कहां पर पाई जाती है? तो याद रखना वेनेजुएला देश के अंदर पाई जाती है। आरी भाषा में तो वेनेजुएला देश के अंदर ये घास पाई जाती है। वहीं पर ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इसे बोलते हैं कंपोश। क्या कहेंगे? कंपोश। आरी भाषा में कंपोस्ट घास के मैदान। आरी भाषा में कंपोस्ट घास के मैदान जो किसे कहेंगे? तो ये जो आपके जो कंपोस्ट घास के मैदान है वो इस क्षेत्र में पाई जाती है। ये भी अपने आप में क्या है? तो आपको याद रखना ये भी आपकी क्या है जी? उष्णकटिबंधीय घास है। आपको याद रखना ये भी, तो ये भी क्या है? आपकी उष्णकटिबंधीय घास है। आरी बस में देखो दो घास के मैदान हो गए ना उष्णकटिबंधीय। एक तो हम लानोस जो वेनेजुएला के अंदर है, वहीं पे दक्षिणी क्षेत्र में आपको देखो ब्राजील के दक्षिण क्षेत्र में यहाँ पर ये घास पाई जाती है, इसे हम बोलते हैं कंपोस्ट। कंपोस्ट भी अपने आप में किसका निर्माण है? तो ये अभी आपकी उष्णकटिबंधीय घास है। वहीं पर आप देखोगे तो ये क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा होगा, इसे बोलते हैं ग्रीन चाकू। क्या कहेंगे जी? ग्रीन चाकू। आपको याद रखना है ये आपकी है ग्रीन चाकू। इसे क्या कहते हैं? ग्रीन चाकू। ग्रीन चाकू घास, ये भी एक घास है, ग्रीन चाकू घास। और ये आपकी दलदली घास है। कैसी है जी? दलदली घास है। आपको ये भी याद रखना है कौन सी है? दलदली घास है। आरी भाषा में तो कई बार आपसे सवाल पूछाता है कि ग्रीन चाकू कैसी घास है? तो आपकी जी ये आपकी है दलदली घास है। आरी भाषा में, ठीक है ना। उसके बाद आप देखोगे तो नीचे वाले क्षेत्रों में आपकी जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास पाई जाती है, इसे हम बोलते हैं पंपास। क्या कहेंगे जी? पंपास। तो पंपास जो घास है वो कहां पाई जाती है? पंपास घास आपकी पाई जाती है, वो कहां पर पाई जाती है? तो पंपास घास आपकी क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास है। आरी बस में तो पंपास घास क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास है। किसकी? दक्षिणी अमेरिका की। तो हमने क्या क्या चीजें पढ़ी है? देखिए सबसे पहले अगर बात करूं मैं, सबसे पहले हमने पढ़ा है कि हमने क्या पढ़ा है कि लानोस, लानोस पढ़ा है। तो लानोस कहां की होगी? तो लानोस आपकी होगी जी वेनेजुएला के अंदर, वेनेजुएला। और ये क्या है वेनेजुएला की? तो ये आपकी उष्ण कटिबंधीय घास होगी। आरी बात में उसके बाद हमने पढ़ा वेनेजुएला के बाद आपने पढ़ा लानोस के बाद दूसरी घास पढ़ी हमने, उसे हम बोलते हैं सेल्वास। कौन सी होगी? सेल्वास। सेल्वास हमने सबसे पहले पढ़ा। तो सेल्वास घास कौन सी? तो अमेजन वन वाले क्षेत्र में सेल्वास पाई जाती है। सेल्वास के बाद हमने इसके सीक्वेंस में अगर बात करें तो तीसरे नंबर पर जो घास आती है उसे बोलते हैं कंपोस्ट। क्या कहेंगे? कंपोस्ट घास के मैदान, कंपोस्ट घास। आरी बात में ये भी अपना में क्या है? ये भी आपकी उष्ण कटिबंधीय घास है। आरी भाषा में उसके बाद हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा? हमने ग्रीन चाकू। आरी भाषा में क्या पढ़ा है? ग्रीन चाकू। ग्रीन चाकू अपने आप में क्या है? ग्रीन चाकू एक दलदली भूमि है, दलदली घास है, दलदली घास है। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रीन चाकू के बाद हम बात करेंगे पांचवें नंबर हमने पढ़ा पंपास। पंपास और पंपास ये घास का मैदान है। ये क्या है आपका जी? ये आपका अर्जेंटीना के अंदर एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास है। आरी भाषा में ये क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास है।
आ रही बस में, यहां तक चीजें आप लोगों को क्लियर हो पा रही होगी। हमने ये 4 चीजें पढ़ी है। एक तो अपने घास देखे लानोस, तो कहां पर पाई जाती है, वेनेजुएला में। तो सीधा क्वेश्चन रहता है कि लानोस घास के मैदान कहां पाई जाती है, तो वेनेजुएला के अंदर उष्ण कटिबंधीय घास है। उसके बाद हमने पढ़ा सेल्वास, सेल्वास ये आपके ब्राजील वाले क्षेत्र में देखेंगे। सेल्वास के बाद सीक्वेंस में आप देखेंगे कंपोस्ट, कंपोस्ट भी अपने आप में क्या एक उष्ण कटिबंधीय घास है। उसके बाद हम देखेंगे ग्रीन चैको, ग्रीन चैको भी अपने आप में क्या दलदली घास है। और पंपास अपने आप में शीतोष्ण कटिबंधीय घास है। इन घास के मैदानों को हमने पढ़ा है। आ रही बात समझ में? तो एक बार दोबारा इसको देख लो, ये आपके घास के मैदान है और आपको दिखाई दे पा रहे होंगे। ये आपने पढ़ा है, आपके है वेनेजुएला के अंदर आपके लानोस घास के मैदान। लानोस के बाद हमने पढ़ा है कि ये उष्ण कटिबंधीय घास जो आपके कंपोस्ट है वो आपकी इस साइड में दिखाई दे रही होगी आपको। उसके बाद हमने दलदली घास पड़ी, वो है आपकी ग्रीन चाको के अंदर। और उसके बाद हमने पढ़ा पंपास, पंपास अपने आप में क्या है शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। आ रही जी बात समझ में? यहां तक चीजें आप लोगों को क्लियर हो पा रही होगी, है ना। चलिए जी आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हमने ये घास के मैदानों की चर्चा की है तो इसके साथ साथ हम बात करते हैं फिजिकल फीचर्स के अंदर। और अगर तो फिजिकल फीचर्स के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे तो पर्वत श्रृंखला के बारे में बात करते हैं। तो पर्वत श्रृंखलाओं की जब भी बात आती है आपके सामने, पर्वतों की जब भी बात आती है, थोड़ा सा मैं इसको यहां से हटाकर थोड़ा सा आपको सही सहूलियत से दिखाई दे, है ना। तो जब भी हम पर्वत श्रृंखलाओं की बात करेंगे तो पर्वत श्रृंखलाओं के अंदर सबसे पहला नाम आता है आपका, पर्वतों की अगर बात करें, पर्वत की अगर बात करें तो पर्वतों के अंदर सबसे पहले आपका नाम आता है, वो आता है जी आपका एंडीज पर्वत का। किसका नाम आता है? एंडीज पर्वत का। एंडीज पर्वत का, अरे बात समझ में? एंडीज पर्वत। और ये आपको पर्वत श्रृंखला दिखाई दे रही होगी। ये क्या है? एक एंडीज पर्वत श्रृंखला अपने आप में एक नवीन मोड़दार पर्वत श्रृंखला है। अरे बात समझ में? ये एक नवीन मोड़दार पर्वत श्रृंखला है, नवीन मोड़दार पर्वत श्रृंखला है। आरी भाषा में नवीन मोड़दार पर्वत श्रृंखला है। और जो एंडीज पर्वत है इसके बिल्कुल यहाँ पर आप देखोगे चिली के अंदर इसकी एक सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है। चिली के अंदर यहाँ पर एक सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं एकांगुआ। क्या कहेंगे? एकांगुआ। आरी भाषा में एकांगुआ जो है सबसे ऊंची चोटी किसकी? एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। आपको ये याद रखना है। आरी भाषा में तो सबसे ऊंची चोटी जो आपकी याद रखना है, तो एकांगुआ इसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो ये भी आपको याद रखना है, जो क्या है विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वतमाला की चोटी है, पर्वतमाला की चोटी है। एंडीज अपने आप में विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, यह भी याद रखना है। एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो ये भी आपके सामने सवाल रहेगा कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आप लोगों को याद रखना एंडीज पर्वत जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। वहीं पर आप देखो एकांगुआ जो है विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो मतलब कि दूसरी सबसे ऊंची पर्वतमाला की चोटी है एकांगुआ। उसके बाद ये अपने आप में एक नवीन मोड़दार पर्वत है। देखो जब हम बात करते हैं नवीन मोड़दार पर्वतों की, तो किस तरीके से नवीन मोड़दार पर्वत, ये इसे वेस्टर्न कॉर्डिलेरा के नाम से भी जाना जाता है। वेस्टर्न कॉर्डिलेरा का मतलब क्या है? जैसे हमने उत्तरी अमेरिका वाले क्षेत्रों में पढ़ा था कि कॉर्डिलेरा का मतलब है एक दूसरे के अंदर गुथे रहना। ऐसे इसकी पर्वत श्रृंखला एक दूसरे में गुथी रहती है। कभी आपने रस्सी देखी है ना, रस्सी के अंदर जैसे एक दूसरे के अंदर रस्सी गुथी रहती है, वैसे ही ये पर्वत श्रृंखला गुथी रहती है। और आप देखोगे उत्तर से शुरू होकर दक्षिणतम तट तक ये ऐसी पर्वत श्रृंखला अपने अंदर गुथी रहती है। और ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। आ रही बात समझ में? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और एक नवीन मोड़दार पर्वत श्रृंखला है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो हमने पढ़ा है वो कौन सी है? एकांगुआ। इसकी सबसे ऊंची चोटी वो कहां पर है? तो याद रखना ये चिली देश के अंदर है। कहां पर है जी? ये आपकी चिली देश में है। आरी भाषा में चिली देश में इसकी सबसे ऊंची चोटी है। चिली देश में इसकी सबसे ऊंची चोटी है आरी भाषा में। तो इसको एक बार अगर फिजिकल रूप से अगर देखें, तो फिजिकली रूप से अगर देखना हो आपको फिजिकल मैप के अंदर, तो ये आपका फिजिकल मैप आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके अंदर आप देखोगे तो ये आपको एंडीज पर्वत दिखाई दे रहा होगा। ये आपको क्या दिखाई दे रहा होगा? एंडीज पर्वत श्रृंखला दिखाई दे रही होगी, है ना। ये आपका क्या है जी? एंडीज पर्वत श्रृंखला है ना। तो एंडीज ये आपका ब्राजीलियन क्षेत्र आ गया आपका, है ना। ये बोलिविया वाला क्षेत्र हो गया। यहाँ पर ये आपके सेल्वास घास के मैदान आपको दिखाई दे पा रहे होंगे, है ना।
ये आपके क्या है जी, सेल्वास घास के मैदान है। उसके बाद देखोगे ये अर्जेंटीना, तो अर्जेंटीना में ये पंपास दिखाई दे रहे होंगे आपको, पंपास घास के मैदान दिखाई दे रहे होंगे, है ना, अर्जेंटीना के अंदर। यहीं पर आपको ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ उरुग्वे, उरुग्वे के बाद यहाँ पर ये क्षेत्र आपको कंपोस घास का मैदान आपको यहाँ दिखाई देगा, ये आपको कंपोस हो गए। और यहाँ पर आप वेनेजुएला आप दिखाई दे रहा होगा, वेनेजुएला में यहाँ पर ये आपको क्या है, लानोस घास के मैदान आपको दिखाई दे पा रहे होंगे, है ना। तो ये चीजें हमने पढ़ी अभी फिलहाल। आप देखोगे इसका दक्षिणतम तट आपको दिखाई दे रहा होगा, ऐसे टूटा फूटा दिखाई दे रहा है ना, तो इसे बोलते हैं फीड तट। किस नाम से जानते हैं, इसे बोलते हैं जी फीड तट। आ रही बात समझ में। तो कई बार आपसे सवाल पूछा है कि फीड तट, फीड तट क्या होता है। तो फीड तट, आपने कभी प्लास्टिक की बोतल में गर्म पानी डाला है, कभी आपने प्लास्टिक की बोतल में गर्म पानी डाला है। जब आप प्लास्टिक की बोतल में गर्म पानी डालते हो तो उसको जैसे आप अगर ऐसे करते हो तो उसके वजह से आप जैसे आप तोड़ना चाहो वैसे मोड़ना चाहो वैसे मुड़ जाता, लेकिन वो टूटेगी नहीं, लेकिन उसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो वैसे ही क्या हुआ कि जब ये महाद्वीपों का निर्माण हो पा रहा था तो दक्षिणतम तट है, इसके अंदर फोल्ड पड़े, और फोल्ड पड़ने का मतलब ये हो गया इसके अंदर ऐसे फोल्ड पड़े, और ये फोल्ड पड़े, टूटा तो है नहीं लेकिन स्ट्रक्चर चेंज होगी, इसलिए इसे बोलते हैं फीड तट। तो चिली का दक्षिणतम तट क्या कहलाता है, आपका फीड तट कहलाता है, ये भी याद रखना है। चिली का दक्षिणतम तट आपका क्या कहलाता है, फीड तट भी कहलाता है। तो कई बार ये आपसे सवाल पूछा जाता है कि चिली का दक्षिणतम तट क्या कहलाता है, आपका फीड तट। और विश्व का सबसे लंबा फीड तट आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखना नॉर्वे का जो फीड तट है वो विश्व का सबसे लंबा फीड तट है। तो याद रखना आप हेडिंग डाल के लिख सकते हो कि विश्व का सबसे लंबा फीड तट जो आपका है, विश्व का सबसे लंबा फीड तट जो आपका है, विश्व का सबसे लंबा फीड तट आपका रहेगा जी नॉर्वे का। आरी बात समझ में, नॉर्वे का फीड तट जो है विश्व का सबसे लंबा फीड तट है। आरी बात समझ में, है ना। यहां तक चीजें आप लोगों को क्लियर हो पा रही होगी, है ना। तो विश्व का सबसे लंबा फीड तट आपसे पूछ लिया जाए तो वो है जी नॉर्वे का। आरी बात समझ में, यहां तक चीजें क्लियर हो पा रही है ना। चलिए हम बात करते हैं और कुछ चीजों पर फिजिकली फीचर्स के अंदर। तो हम और अगर चीजों की बात करें तो और अगर आपके बारे में चर्चा करें तो इसके अंदर आपको दिखाई देगा ये आपका दक्षिणतम तट के अंदर क्षेत्र कहला रहा है ना। ठीक है जी। तो ये आपका एंडीज पर्वत श्रृंखला है। एंडीज के बिल्कुल जस्ट पश्चिमी भाग में यहां पर आपको एक मरुस्थल दिखाई देगा। यहां पर किसका निर्माण हुआ है, एक मरुस्थल का निर्माण हुआ है। अगर उस मरुस्थल की बात करूं मैं तो ये चिली वाले क्षेत्र के अंदर यहां पर एक मरुस्थल का निर्माण हुआ है। आरी भाषण में ये आपका एक मरुस्थल है जिसे हम कहते हैं अटागामा मरुस्थल। क्या कहेंगे जी, अटागामा मरुस्थल। क्या नाम है जिसका, अटागामा मरुस्थल कहते हैं उसे। आरी भाषण में तो इस मरुस्थल का नाम है जी अटागामा मरुस्थल। आरी भाषण में तो इस मरुस्थल को हम कहेंगे अटागामा मरुस्थल। इसे कहेंगे अटागामा मरुस्थल। तो ये आपका क्या है जी, अटागामा मरुस्थल है। तो इसको भी याद रखना आप लोगों को। कई बार आपसे सवाल पूछा जाता है कि अटागामा मरुस्थल कहां पर है, तो चिली के अंदर अटागामा मरुस्थल है। आरीवासन में अटागामा डेजर्ट है। आरीवासन तो देखो आप देख रहे हो पश्चिमी भाग में डेजर्ट बना ना, तो अटागामा मरुस्थल जो है, तो आप इसके बारे में लिख सकते हो कि विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल की जब भी बात आती है तो विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल क्या है, आपका अटागामा मरुस्थल है। और यहां पर आपको ये दिखाई दे रहा होगा, इसे बोलते हैं पैटागोनिया डेजर्ट। क्या कहेंगे, पैटागोनिया। आरी बात में पैटागोनिया जो मरुस्थल है वो कौन सा आपका, इसे मरुस्थल है, ये पैटागोनिया मरुस्थल है। और ये पैटागोनिया मरुस्थल के साथ इसे पैटागोनिया का पठार के नाम से भी जाना जाता है। पैटागोनिया पठार के नाम से भी जाना जाता है। आरी भाषा में तो ये भी कई बार आपसे सवाल पूछता है। पैटागोनिया पठार और पैटागोनिया मरुस्थल पर जब भी कई बार सवाल आते हैं तो याद रखना ये इसे पैटागोनिया मरुस्थल या पैटागोनिया का पठार भी कहा जाता है। यहां तक चीजें आप लोगों को क्लियर हो पा रही होगी, है ना। आप देखोगे यहाँ पर शुरुआती तौर में यहाँ पर क्या हुआ कि ज्वालामुखी प्रक्रिया रहती है, तो ज्वालामुखी प्रक्रिया के कारण यहाँ एंडीज पर्वत श्रृंखला है, यहाँ पर एक्टिव वोल्केनिज्म भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, एक्टिव वोल्केनो भी पाए जाते हैं। और एक्टिव वोल्केनो की जब भी बात करते हैं तो एक्टिव वोल्केनो आपके कहां पाए जाएंगे, तो आपके इस क्षेत्र में आपको एक्टिव वोल्केनो पाए जाएंगे। आरी भाषा में इस क्षेत्र में आपके एक्टिव वोल्केनो पाए जाएंगे। अगर इन एक्टिव वोल्केनो के नाम देखोगे तो ये आपका है कोटोपैक्सी। क्या नाम याद रखोगे, कोटोपैक्सी। और ये है कहां पर, तो याद रखना कोटोपैक्सी जो है आपका क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है। आर्यभट्ट में है कहां पर, तो याद रखना ये आपका है इक्वाडोर में। कहां पर है जी, तो आपको याद रखना है ये आपका है इक्वाडोर के अंदर। ये आपका कहां है, इक्वाडोर के अंदर। हेलो, क्लास लगन लग रही है यार, क्लास में खड़े हुए हैं, 3 फोन कर दिया था। बाद में बात करूं, रिकॉर्डिंग चला था।
हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पैटागोनिया डेजर्ट की हम बात कर रहे थे। अगर पैटागोनिया डेजर्ट में यहाँ हम देखा था कोटोपेक्सी एक सक्रिय ज्वालामुखी है और ये कहाँ पर है, तो ये आपको याद रखना ये इक्वाडोर के अंदर है। कहाँ पर है जी, ये इक्वाडोर के अंदर है। आ रही बात समझ में? इक्वाडोर के अंदर ये क्या है, एक आपका एक्टिव वोल्केनिज्म कोटोपेक्सी जो विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी है। आप इसको कैसे याद कर सकते हो, विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है, तो ये आपको याद रखना विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी है। आरी बस में विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है, कोटोपेक्सी है। आरी बस में यहां तक चीजें आप लोगों को क्लियर हो पा रही होगी, है ना। तो याद रखना आपको चिली की अगर बात करो तो चिली देश जो किसके लिए इंपॉर्टेंस है, तो चिली के बारे में अलग से चर्चा करेंगे अपन। तो यहां तक चीजें क्लियर हो पा रही होगी। चलिए एक बार अपन रिवीजन करते हैं, छोटा सा अगर रैंडमली अगर रिवीजन करें इनका, तो इनके बारे में अगर रैंडमली रिवीजन करें तो सबसे पहले हम देखा आपको एक चीज मैंने आपको बताई, नोट डालकर आप लिख सकते हो। जब हम दक्षिणी अमेरिका की बात करते हैं नोट डालकर आप लिखोगे। सबसे पहले हमने देखा कि कोटोपेक्सी क्या है जी, कोटोपेक्सी है। कोटोपेक्सी क्या है, कोटोपेक्सी आपका एक्टिव वोल्केनिज्म है। आरी बस में क्या है जी, ये एक्टिव वोल्केनिज्म है। आरी बस में दूसरा नंबर का हमने पढ़ा है, दूसरा नंबर हमने पढ़ा है कि एकांगुआ। एकांगुआ इंपॉर्टेंट है। एकांगुआ क्या है, एकांगुआ एक सबसे ऊंची आप बोल सकते हो किसके, एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी है। तीसरी चीज आप बता रहे हो, एकांगुआ के बाद हम बात करें चिली के अंदर, तो चिली के अंदर क्या है आपका, चिली के अंदर विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है अटाकामा। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल, तो विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है, तो याद रखना आपको अटाकामा। में विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है, अटाकामा है। तीसरी चीज अगर हम बात करें चिली के बाद, तो चिली देश वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना चिली जो है आपका तांबे के भंडारण की दृष्टि से भी प्रसिद्ध है। तांबा के भंडारण की दृष्टि से प्रसिद्ध है। आरी बसन में अगर हम बात करें इसके दक्षिणतम तट की, तो ये भी चीज याद रखनी है, इसका दक्षिणतम तट जो आपका क्या कहलाता है, फीड तट कहलाता है। दक्षिण तट जो आपका है, आरी बसन में, तो दक्षिणी अमेरिका का दक्षिणतम तट क्या कहलाता है आपका, फीड तट कहलाता है। यहां तक हमने चीजें पढ़ी है। और हमने एक चीज और देखा था कि पैटागोनिया डेजर्ट के बारे में पढ़ा था। पैटागोनिया डेजर्ट कहां पर, तो आपको याद रखना है अर्जेंटीना के अंदर पैटागोनिया डेजर्ट पाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, पैटागोनिया डेजर्ट तो आपका है पैटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में पाया जाता है। बस में तो अर्जेंटीना में क्या पड़ा था, पैटागोनिया मरुस्थल। ये चीजें हमने पढ़ी है, यहां तक आपको समझ में आ पा रहा होगा, है ना। अरे वास्तव में चलिए हम कुछ और फैक्टों की बात करते हैं दक्षिण अमेरिका के अंदर। और अगर बात करें अपन जो इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका दक्षिण अमेरिका, अगर मैं इसकी बात करूं अगर और फैक्टों की, तो दक्षिणी अमेरिका के अंदर हम बात करते हैं सबसे पहले यहां पर एक दक्षिण के अंदर एक छोटा सा द्वीप पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं टेरा डेल फिगो। क्या कहते हैं, टेरा डेल फिगो। इसका नाम याद रखना, टेरा डेल फिगो। क्या कहेंगे, टेरा डेल फिगो। आरी बस में ये आपका टेरा डेल फिगो है। और यहां पर एक जल संधि पाई जाती है। जल संधि आप सभी जानते हो, दो जलीय जो निकाय होती है, ये वाटर बॉडीज होती है, उनको जोड़ने का काम करती है और भूभागों को अलग करने का काम करती है। तो यहां पर एक जल संधि पाई जाती है, जिस जल संधि का नाम क्या है, तो आप सभी जानते हो एक जल संधि पाई जाती है और इस जल संधि का नाम रहेगा आपका मैगलन जल संधि। मैगलन नाम का एक व्यक्ति था जिसने इसके बारे में पता किया कि सबसे दक्षिणतम अगर बात करें, दक्षिणतम द्वीप है जहां पर मानव का निवास है। आरी भाषण में सबसे जो दक्षिणतम द्वीप जो आपका मानव का निवास दिखाई दे रहा है, तो वो आपका है टेरा डेल फिगो। तो याद रखना, ये जो जल संधि पाई जाती है उस जल संधि को कहते हैं मैगलन जल संधि। क्या कहेंगे जी, मैगलन जल संधि।
और जिस व्यक्ति के द्वारा यहाँ पर ये क्षेत्र में गया था उसके नाम पर इस मैगेलन जल संधि को लिख दिया। और किसके बीच में, तो याद रखना आपको दक्षिणी अमेरिका या फिर आप बोल सकते हो अर्जेंटीना, अर्जेंटीना और आपको याद रखना है टेरा डेल फिगो, टेरा डेल फिगो के बीच में है। तो आपको ये चीज आपको याद रखनी है। आ रही बात समझ में? तो टेरा डेल फिगो के बीच में आपको ये जल संधि पाई जाती है। ठीक है जी, यहां तक चीजें आप लोगों को क्लियर हो पा रही होगी, है ना? चलिए, है ना, यहां तक चीजें आप लोगों को क्लियर हो पा रही होगी, है ना? कुछ चीजें और पढ़ते हैं और चर्चा करते हैं। ठीक है, अब आप बात करते हैं यहां पर छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं, इसके बिल्कुल द्वीप पाए जाते हैं। और इन द्वीपों पर चार्ल्स डार्विन का आप लोगों ने नाम सुना होगा। चार्ल्स डार्विन नाम का एक व्यक्ति था जिसके द्वारा इन द्वीपों पर जाकर जो दक्षिणी अमेरिका है इसके अंदर जो पक्षियों के बारे में चर्चा किया, पक्षियों के बारे में अध्ययन किया, पक्षियों और जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन किया। तो याद रखना चार्ल्स डार्विन ने इन्हीं द्वीपों पर बैठकर क्या काम किया था। चार्ल्स डार्विन जो है, चार्ल्स डार्विन नाम का एक व्यक्ति था। चार्ल्स डार्विन ने चिड़िया के बारे में या चिड़िया के बारे में किताब लिखी, चिड़िया, चिड़िया या पक्षियों के बारे में किताब लिखी, पक्षियों का अध्ययन किया, पक्षियों का अध्ययन किया और यहाँ पर एक बुक लिखी यहाँ बैठकर। तो याद रखना, तो पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो याद रखना दक्षिणी अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है। ये भी आप लोगों को दिमाग में रहना चाहिए। आरी बात सुने, तो पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है, पक्षियों का जो महाद्वीप है, पक्षियों का जो महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है आपका दक्षिणी अमेरिका को। आरी भाषा में तो ये आपसे कई बार सवाल पूछा जाता है। आरी जी भाषा में यहां तक चीजें आप लोगों को क्लियर हो पा रही होगी। अब हम बात करते हैं इस महाद्वीप के अंदर नदियों की चर्चा कर लेते हैं। और नदियों की जब बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे तो आपकी सबसे बड़ी जो नदी आपको दिखाई देगी, यहां से आपको एक नदी ड्रॉ करनी है और ये जो नदी है आपकी जो उत्तर की ओर यहां पर आपको गिरती दिखाई देगी और इस नदी का नाम है जी अमेजन नदी। क्या कहेंगे इसे, इसका नाम होगा अमेजन नदी। याद रखना इस नदी को किस नाम से जानते हैं, तो इस नदी का नाम है जी अमेजन। आरी भाषा में तो ये आपकी है जी अमेजन नदी। अमेजन नदी ये ब्राजील वाले क्षेत्र में है। तो याद रखना जो अमेजन नदी है आपकी, ये नदी जो है, तो आपको ये भी चीज ध्यान रखना, ये भी पॉइंट लिखना है आपका। अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है, विश्व की सबसे बड़ी नदी है, विश्व की सबसे बड़ी नदी है। तो अमेजन क्या है, विश्व की सबसे बड़ी नदी है। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है। दूसरी चीज, ये दूसरी विश्व की सबसे लंबी नदी है, ये भी आपको याद रखना है, दूसरी सबसे लंबी नदी है। आर्यवसन में दूसरी सबसे लंबी है और सबसे बड़ी नदी के रूप में जाना था इसे अमेजन नदी को। आर्यवसन में यहीं पर आप देखोगे ये जो नदी है इसके उत्तरी हिस्से में आपको यहाँ पर एक नदी और दिखाई देगी और यहाँ पर एक आपको नदी दिखाई देगी और इन क्षेत्रों से यहाँ पर आपको एक गयाना उच्च भूमि के नाम से जाना था। इस भूमि को क्या कहते हैं, गयाना उच्च भूमि। और इस गयाना उच्च भूमि से एक नदी का ओरिजिन होता है, जो नदी जो आपकी कहाँ गिरेगी, आपके कैरेबियन सागर के अंदर जा गिरेगी। यहाँ से एक नदी ड्रॉ करनी है और ये यहाँ पे इसके अंदर जा गिरेगी। इस नदी का नाम है ऑरनिको। क्या कहेंगे, ऑरनिको नदी। क्या कहते हैं, ऑरनिको नदी। आर्यवसन में तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसको भूमि उच्च भूमि क्या कहते हैं, गयाना उच्च भूमि। आर्यवसन इसे क्या कहेंगे, गयाना उच्च भूमि। और इस नदी इस क्षेत्र से किसका ओरिजिन हो रहा है, तो आपका ऑरनिको नदी का। और इस ऑरनिको नदी की एक सहायक नदी जिसे हम बोलते हैं केरू, याद रखना क्या है, केरू। और इसी केरू की एक सहायक नदी से बोलते हैं चुरचुरी नदी। क्या कहते हैं, चुरचुरी नदी। तो याद रखना आपको कि जो ऑरनिको है, ऑरनिको की सहायक नदी है। ऑरनिको की सहायक नदी की बात करूं तो ऑरनिको की सहायक नदी जी आपकी है जी केरू। और केरू की सहायक नदी जी चूरी नदी। आर्यवसन में चूरी नदी जो आपकी है किसकी, आपकी केरू नदी की सहायक नदी है। और इसी नदी पर कौन सा आपका जलप्रपात पाया जाता है, इस नदी पर आपको एक वाटरफॉल पाया जाएगा जिसका नाम है जी न्याग्रा आपका क्या जी, एंजिल जलप्रपात। कौन सा आएगा, एंजिल जलप्रपात। कौन सा है, एंजिल वाटरफॉल, एंजिल जलप्रपात।
आ रही बात समझ में। तो एंजिल जलप्रपात जो है विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। तो कई बार आपसे सवाल पूछाता है विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है, तो आपको याद रखना है एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है और ये केरू नदी पर स्थित है। आ रही बात समझ में, यहां तक चीजें आप लोगों को क्लियर हो पा रही होगी, है ना। तो हमने यहाँ पर नदी देखी इंपॉर्टेंट, एक तो अमेजन नदी और एक आपने देखा ऑर्निको नदी। आ रही बात समझ में, ठीक है ना। और यहाँ पर हमने देखा था एक यहाँ उरुग्वे के अंदर एक आपकी है उरुग्वे नदी। आ रही बात समझ में, ये क्या आपकी उरुग्वे नदी है, उरुग्वे नदी है और उरुग्वे नदी है और यहीं पर इसके जो प्रागवे है तो प्रागवे के अंदर एक प्रागवे नदी भी पाई जाती है। आ रही बात समझ में, क्या पाई जाती है, प्रागवे नदी भी पाई जाती है। कौन सी नदी पाई जाती है, प्रागवे। तो ये आपकी कौन सी है, प्रागवे नदी, प्रागवे देश के अंदर। यहां तक चीजें आप लोगों को क्लियर हो पा रही होगी, है ना। आ रही जी बात समझ में, यहां तक सभी को क्लियर हो पा रहा होगा। आइए कुछ और चीजों के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये आपके अगर और चीजों के बारे में चर्चा करें तो कुछ और चीजें अगर आप इनके इसके अंदर इंक्लूड करें तो आपकी 2-3 झीलें हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो आपको बता दूं यहां पर जो ये आपका क्षेत्र है, यहां पर इस क्षेत्र के अंदर एक झील पाई जाती है आपकी, क्षेत्र में एक आपकी क्या पाई जाएगी, झील पाई जाएगी और इस झील का नाम है जी मारकार्बो लेक। क्या है जी, मारकार्बो लेक। आपको याद नाम रखना है, मारकार्बो। अरे बस तो यहां पर लिख देता हूं मैं, तो मारकार्बो लेक पाई जाती है, मारकार्बो लेक। एक किस मारकार्बो लेक, मारकार्बो लेक किसके लिए प्रसिद्ध हुई है, तो मारकार्बो लेक आपके पेट्रोलियम के भंडारण की दृष्टि से प्रसिद्ध हुई है। में तो पेट्रोलियम के भंडारण की दृष्टि से कौन सी लेक प्रसिद्ध हुई है, तो यह देखना आपको मारकार्बो लेक जो है पेट्रोलियम के भंडारण की दृष्टि से। तो वेनेजुएला की जो अर्थव्यवस्था किस पर डिपेंड है, तो याद रखना पेट्रोल पर डिपेंड है। तो ये भी ध्यान रखना, वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था, जो अर्थव्यवस्था किस पर डिपेंड है, तो याद रखना ये पेट्रोलियम पर डिपेंड है। पेट्रोल पर। आ रही बात समझ में। तो अभी हाल ही में वेनेजुएला ने एक पेट्रो क्रिप्टो करेंसी जारी किया। अभी तो हाल ही में आपको बता दूं कि वेनेजुएला ने एक पेट्रो क्रिप्टो करेंसी जारी किया, किस लिए, इसी पेट्रोलियम के कारण किया। पेट्रोलियम के भंडारण की दृष्टि से ये क्षेत्र सबसे विश्व में प्रसिद्ध हुआ। तो कई बार ये सवाल पूछता है मारकार्बो लेक किसके लिए प्रसिद्ध हुई, तो पेट्रोलियम के भंडारण की दृष्टि से प्रसिद्ध हुई है। वहीं पर हम पढ़ेंगे एक झील और आएगी जो बोलिविया और प्राग जो आपकी पेरू है इसकी सीमा पर पाई जाती है। बोलिविया और पेरू की सीमा पर यह झील पाई जाती है। इस झील का नाम है टीटीकाका लेक। क्या कहेंगे इसे, टीटीकाका लेक, टीटीकाका लेक। अरे बात समझ में, तो ये चीज ध्यान रखना। तो आपको ये भी याद रखना टीटीकाका लेक जो है, टीटीकाका लेक जो है बोलिविया और पेरू की सीमा पर है, बोलिविया और पेरू की सीमा पर है। अरे बस तो बोलिविया और पेरू की सीमा पर कौन सी है, टीटीकाका लेक है। इसे हनीमून लेक के नाम से भी जानते हैं। आरी बस इसे किस नाम से जानते हैं, हनीमून लेक के नाम से भी जानते हैं। किसको, टीटीकाका। और विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है ये, विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य, विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य। तो याद रखना ये विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य लेक कौन सी है, विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य लेक आपकी टीटीकाका लेक है, जो किसके अंदर, दक्षिण अमेरिका के अंदर बोलिविया और पेरू की सीमा पर पाई जाती है। आ रही जी बात समझ में, यहां तक चीजें क्लियर हो पा रही होगी। अब हम बात करते हैं कुछ इसके और हिस्से की। तो आपको बता दूं यहां पर आपका एक द्वीप पाया जाता है जिसको नाम कहते हैं फोकलैंड द्वीप। क्या कहते हैं, फोकलैंड द्वीप। और ये फोकलैंड द्वीप है, इस पर 2 लोगों का शासन है। अर्जेंटीना का तो ये है हिस्सा। आ रही बात समझ में, किसका हिस्सा है, अर्जेंटीना का। तो अर्जेंटीना का तो है ये हिस्सा, अर्जेंटीना का तो है भाग, लेकिन शासन किसका है, लेकिन जो इस पर शासन है, लेकिन जो शासन रहता है वो किसका है, तो याद रखना ये यूके का है। शासन किसका है, यूके का है। आ रही बात समझ में। तो फोकलैंड द्वीप किसके अंडर में आता है, तो यूके के अंडर में आता दिखाई देगा आपको फोकलैंड द्वीप। आ रही जी बात समझ में, यहां तक चीजें आप लोगों को क्लियर हो पा रही होगी, है ना। तो इसके बाद अगर बात करें तो ये आपकी जो उच्च भूमि पाई जाती है इस क्षेत्र के अंदर, क्या पाई जाती है आपकी, ये उच्च भूमि पाई जाती है। किसके अंदर, ये पूर्वी भाग के अंदर। तो मैंने आपको बताया था ये पूर्वी उच्च भूमि वाला क्षेत्र है। और इस पूर्वी उच्च भूमि वाले क्षेत्र के अंदर यहाँ पर ये पूर्वी उच्च भूमि जो है, ब्राजील की जो पूर्वी उच्च भूमि है, इस क्षेत्र के अंदर
यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ ये प्रसिद्ध हुआ है किसके लिए, कॉफी के बगानों के लिए प्रसिद्ध हुआ है। ये किसके लिए प्रसिद्ध हुआ है, तो यहाँ पर ये कॉफी के बगानों के लिए इसे बोलते हैं। यहाँ पर ये किसके लिए प्रसिद्ध हुआ है, तो याद रखना आप लोग, कॉफी के बगानों के लिए प्रसिद्ध हुआ है। कॉफी, हरी बसंत, कॉफी की खेती सबसे अधिक की जाती है, और इस कॉफी के जो बगान है इन्हें क्या कहते हैं, फेजेंडा कहते हैं। क्या कहते हैं जी, फेजेंडा कहा जाता है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, कॉफी के बगानों को क्या कहते हैं, फेजेंडा कहा जाता है। हरी बसंत में तो कॉफी के बगानों को क्या कहते हैं, यहाँ पर फेजेंडा कहा जाता है। ये पूर्वी उच्च भूमि मानी जाती है, किसकी, दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी भाग में पाई जाती है, इसलिए इसे पूर्वी उच्च भूमि के रूप से भी जाना जाता है। यहाँ तक चीजें आप लोगों को क्लियर हो पा रही होगी। आ रही बात समझ में। आइए कुछ और चीजें हैं छोटी मोटी, और अगर चीजों की बात करें तो एक जलधारा की बात करते हैं। आप देखेंगे, आपको छोटी चीज बताऊं, मैंने शुरुआती दौर में आपको एक चीज बताई थी कि शुरुआत में मैंने बताया था कि जो ये चित्र आपको मैंने बताया था, यहाँ पर ये डायग्राम के अंदर आप ये देखोगे, हमेशा याद रखना कि जो समुद्र है, समुद्र का जो कुछ हिस्सा, जो ऊपर वाली जो परत है, वो कुछ हद तक यहाँ तो टेम्परेट क्षेत्र में रहती है, आप बोल सकते हो, यहाँ कुछ ही क्षेत्र तक तापमान रहता है, उसके बाद नीचे जल जो आपका ठंडा रहता है। तो आप देखोगे जो ऊपरी हिस्सा है, यहाँ पर आपको अगर तापमान ज्यादा दिखाई देगा, आपको यहाँ पर जो तापमान क्या है, ज्यादा दिखाई देगा, लेकिन इसके नीचे आपका क्या है, पानी के अंदर ठंडा तापमान रहेगा। जब व्यापारिक पवनें चलती है, तो व्यापारिक पवनें चलती है, तो जो पूर्वी भाग वाले जो हिस्से होते हैं, जो महाद्वीपों के पूर्वी भाग वाले हिस्से होते हैं, यहाँ पर आपको हमेशा आपको गर्म जलधाराएं देखने का अनुभव करेंगे। आ रही बात समझ में। तो अगर मैं महाद्वीपों के अंदर बताऊं आपको, तो दक्षिणी अमेरिका अगर महाद्वीप की अगर चर्चा करें, तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंदर आपका जो पूर्वी भाग है, कौन सा, ये पूर्वी भाग जो आपका है दक्षिणी अमेरिका के अंदर, जो आपका पूर्वी भाग है, इसके अंदर अगर बताऊं आपको, मैं इसको साफ कर देता हूं एक बार, है ना। तो जो आपका दक्षिणी अमेरिका का जो पूर्वी भाग है, तो दक्षिणी अमेरिका का बिल्कुल ही जस्ट आप पूरी भाग देखोगे, यहाँ पर ये जो वाला क्षेत्र जो आप देखोगे, है ना, ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पर आपको एक ठंडी जलधारा देखने को मिलेगी, सॉरी गर्म जलधारा देखने को मिलेगी। कौन सी, आप देखोगे यहाँ से इक्वेटर वाले क्षेत्र से आपको एक गर्म जलधारा देखने को मिलेगी। ये है आपकी ब्राजीलियन जलधारा। कौन सी होगी जी, ब्राजीलियन जलधारा। कौन सी है, ये आपकी है ब्राजीलियन जलधारा। हरी बात समझ में। तो ब्राजीलियन जलधारा है, ये आपकी गर्म जलधारा। मैंने आपको बताया कि व्यापारिक पवनें जो है जब चलती है, तो ये ऊपर वाला जो परत होती है पानी की, जो ऊपर वाला जो गर्म परत है, उसको साथ में बहा के ले जाती है, लेकिन नीचे वाली परत वो आपको क्या होगी, आपको ठंडा पानी बाहर निकल जाता है। तो जो गर्म जलधारा है वो आपके पूर्वी हिस्सों में मिलेगी, लेकिन ठंडी जलधारा क्यों मिलेगी पश्चिमी हिस्सों में, इसके पीछे मैंने रीजन बताया। जब क्या होता है, इन क्षेत्रों के अंदर जो पानी है, जो ऊपरी पर जो व्यापारिक पवनें चलती है, तो व्यापारिक पवनें चलती है, तो इन क्षेत्रों में जो ऊपरी हिस्सा है, जो गर्म जलधारा है, वो तो उन व्यापारिक पवनों के साथ गमन करना शुरू कर देता है, लेकिन नीचे वाले हिस्से से क्या होता है, ठंडी जलधारा, ठंडा जो जल है ऊपर आता है। इसीलिए इन क्षेत्रों में क्या होगा, जो पश्चिमी हिस्से महाद्वीपों के अंदर, पश्चिमी हिस्सों में आपको ज्यादातर आपको क्या दिखाई देगा, आपको ठंडी जलधाराएं देखने को मिलती है। हरी बात में, पश्चिमी हिस्सों में आपको क्या देखने को मिलेगा, ज्यादातर आपको ठंडी जलधारा देखने को मिलेगी। हरी बात में, तो यहाँ पर आपको ठंडी जलधारा देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आपको गर्म जलधारा। तो ये गर्म जलधारा कौन सी आपको याद रखना, ये ब्राजील जलधारा है, ब्राजील जलधारा है। वहीं पर अगर आप देखोगे बिल्कुल इसके पश्चिमी भाग में आप देखो, ये ठंडी जलधारा जो है, यहाँ पर आपको ठंडी जलधारा के अंदर क्या मिलेगा, आपको यहाँ पर पेरू हमबोल्ट जलधारा के नाम से एक जलधारा चलती है। पेरू हमबोल्ट, पेरू हमबोल्ट नाम से एक जलधारा चलती है, जो क्या है, ठंडी जलधारा है। आरी बसों में ठंडी जलधारा है। आरी बसों तो कई बार सवाल रहता है कि पेरू या ठंडी जलधारा कौन सी है, पेरू या हमबोल्ट क्या है, अपना में ठंडी जलधारा। ये ठंडी जलधारा चलती है, तो इस क्षेत्र में किसका निर्माण रहता है, तो यहाँ पर आपका हाई प्रेशर रहता है, और हाई प्रेशर बने रहने के कारण यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती। इसीलिए विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा, अटाकामा मरुस्थल है। पहला रीजन तो ये रहता है इसका कि हाँ, यहाँ पर हमबोल्ट जलधारा वो क्या आपकी ठंडी जलधारा है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन रहता है, मैंने आपको दिखाया है, आप देखोगे तो एंडीज पर्वत के बिल्कुल दक्षिणी हिस्से में, सॉरी पश्चिमी हिस्से में पाया जाता है। ये आपका एंडीज पर्वत है, तो एंडीज पर्वत के बिल्कुल पश्चिमी हिस्से में पाया जाता है। जब व्यापारिक पवनें आती है, तो व्यापारिक पवनें आती है, तो व्यापारिक पवनें इस क्षेत्र के अंदर टकराकर इसी क्षेत्र में क्या कर देती है, वर्षा कर देती है। लेकिन वर्षा कहाँ नहीं हो पाती, इसके बिल्कुल पश्चिमी भाग में, जो इसकी छाया सृष्टि के अंदर आता है, इसे बोल सकते हैं इसकी छाया में आ जाता है क्या, आपका अटाकामा मरुस्थल, किसके, एंडीज पर्वत के। इसी कारण यहाँ पर वर्षा नहीं, तो ये विश्व का सबसे शुष्क जो मरुस्थल माना गया है। और इसी विश्व के सबसे शुष्क मरुस्थल में यहाँ पर एक चीज और लिख देना कि ये अरिका नामक जो स्थान है, अरिका जो है विश्व का सबसे शुष्क स्थान माना गया है। विश्व का सबसे शुष्क स्थान है अरिका, विश्व का सबसे शुष्क स्थान। आपसे कई बार ये भी सवाल पूछा जाता है, विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा, तो आपको याद रखना है चिली के अंदर आपका है, चिली के अंदर कौन सा, अरिका नामक स्थान जो है। और आपको बता दूं, ये अटाकामा मरुस्थल को शुष्कता का वरदान भी साबित हुआ है,
किसके लिए? यहाँ पर नाइट्रोजन के भंडारण सबसे अधिक देखने को मिलते हैं। तो कई बार सवाल पूछा जाता है कि नाइट्रोजन के भंडारण सबसे अधिक कहां देखने को मिलते हैं? तो अटगामा मरुस्थल में। क्यों? क्योंकि ये शुष्कता का यहाँ वरदान साबित हुआ है, इसलिए यहाँ पर एक तो हम वर्ल्ड चलता है यहाँ पर उच्चवायुदा बना देते हैं। वहीं पर आप देखोगे व्यापारिक पवनें जब चलती है तो व्यापारिक पवनें एंडीज पर्वत के पूर्वी भाग में वर्षा कर देती है, लेकिन पश्चिमी भाग में वर्षा नहीं कर पाते। इसलिए जो व्यापारिक पवनें साइड में वर्षा करती है, लेकिन यहाँ पर वर्षा न होने की वजह से ये भाग शुष्क रहता है। इसलिए यहाँ पर किसका निर्माण हुआ है? विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल का निर्माण हुआ है, अटागामा मरुस्थल का निर्माण है। आ रही बात समझ में? यहाँ तक चीजें आप लोगों को क्लियर हो पा रही होगी, है ना? आई होप यहाँ तक आपको दक्षिण अमेरिका समझ में आ रहा होगा। ठीक है जी, तो ये छोटा सा आपका रैंडमली आपका जितना भी दक्षिणी अमेरिका था बड़ा बड़ा हमने कवर किया है, इसको अच्छे से कवर किया है। ठीक है, हमने घास के मैदान देखे हैं, तो आपसे कई बार सीक्वेंस पूछ ली जाती है। ठीक है जी, तो ये हमने पूरा पूरा आपका दक्षिणी अमेरिका कवर किया है। हाँ, कुछ एक चीजें और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, आपको बता दूं मैं। तो दक्षिणी अमेरिका के अंदर कुछ और चीजें लिखनी है आपको, तो वो भी आप लोग लिख सकते हो। क्या लिखोगे? दक्षिणी अमेरिका के अंदर एक चीज आप लिखोगे कि दक्षिणी अमेरिका में जो कर्क रेखा है आपकी, कर्क रेखा जो है आपकी मकर रेखा जो है, उसके लिए आपको ट्रिक लिख सकते हो। मकर रेखा किन देशों से गुजरती है? मकर रेखा की जब बात आती है तो मकर रेखा किन देशों से गुजरती है, तो आप एक छोटी सी ट्रिक के साथ इसको याद कर सकते हो। शबनम ब्राउन कैप पहनती है। शबनम जो है ब्राउन कैप पहनती है। आ रही बात समझ? शबनम ब्राउन कैप पहनती है। तो शबनम से आप देखोगे इसका तो हो गया साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका। आ रही बात समझ? साउथ अफ्रीका। ठीक है जी, साउथ अफ्रीका के बाद 20 से हो गया आपका बोत्सवाना। आ रही बात समझ में? 20 से आपका क्या हो गया? बोत्सवाना। एन से हो गया आपका नामीबिया। आगे बात समझे? नामीबिया हो गया। एम से आपका मोजाम्बिक। ये मक्का रेखा जो आपकी, ये तो आगे अफ्रीका के देश। अरे बात समझे? ये किसके आगे? अफ्रीका का देश। लेकिन आपको बता दूं, इसके साथ साथ मैं इसलिए इसको कवर किया ताकि आपको ये ट्रिक से पूरे पूरे देश आप याद कर सकते हो। ब्राउन से आप याद कर सकते हो इसमें से ब्राजील। किसको? ब्राजील। ब्राजील के बाद आप याद कर सकते हो, ब्राजील के बाद आप याद कर सकते हो चिली। चिली, चिली के बाद अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के बाद प्रागवे। क्या होगा? प्रागवे। तो ये जो है आपके यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा होगा ब्राउन कैप जो आपकी, ये आपकी मकर रेखा जो है दक्षिण अमेरिका के देशों से गुजरती है। आरी बात में यहां तक चीजें आप लोगों को क्लियर हो पा रही होगी, है ना? तो आज के सेशन को मैं यही समाप्त करूंगा। आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट महाद्वीप पर बात करेंगे। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना काफी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।